अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आपकी नेक ख्वाहिशात का और पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ तक आपके पैगामात पहुँचते रहते हैं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अभी तक हमने एडजेक्टिव्स के बारे में कोई बात नहीं की है और आपको बताऊं, एडजेक्टिव किसी भी ज़ुबान में बहुत ही अहम नुक्ता होता है। हम लोग रोज़मर्रा की ज़ुबान में एडजेक्टिव्स हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव यानी सिर्फ किसी भी चीज़ की या इंसान की सिर्फ के बारे में एडजेक्टिव्स बताते हैं हमें। तो अगले चंद वीडियोस में मैं आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा कि जर्मन ज़ुबान में एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है और उसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करें। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के एडजेक्टिव्स होते हैं और हम उनको भी सीखेंगे। तो अगली चंद वीडियोस में हम एडजेक्टिव पर ही बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म के एडजेक्टिव्स और उनके मतलब सीखेंगे। इस तरीके से रोज़मर्रा के इस्तेमाल के एडजेक्टिव्स हैं और कुछ अहम किस्म के एडजेक्टिव्स हैं, आपको उनके मतलब आ जाएंगे और आप उनको अच्छी तरह याद कीजिएगा। एडजेक्टिव्स तमाम वो अल्फाज होते हैं जो कि किसी इंसान की या किसी चीज़ की खसूसियत को बताते हैं। हम इनको हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे बड़ा, छोटा, ऊंचा, महंगा, सस्ता वगैरह, ये सब एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। किसी भी ज़ुबान में एडजेक्टिव्स इंतहाई अहम होते हैं और रोज़मर्रा की ज़ुबान में हम हर वक्त एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। इधर आपको कुछ एडजेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं कि जर्मन ज़ुबान में एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं। एडजेक्टिव्स इस तरह के अल्फाज होते हैं जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैंने उनका तर्जुमा इंग्लिश और उर्दू में भी लिख दिया है। तो चलिए हम इन एडजेक्टिव्स को देखते हैं। हर एडजेक्टिव के सामने उसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, तो आप दोनों यानी देख सकते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके हम सीखते हैं। आप कोशिश कीजिएगा स्टॉप करके फिर बाद में मेरे साथ बोलिएगा। हाइस, हाइस। आपको पता है ई आई को आई की तरह बोलते हैं और एस से डबल एस की तरह है, तो ये क्या हो गया? हाइस। हाइस का मतलब गरम, और इसका ऑपोजिट होगा खाल्ट। खाल्ट यानी ठंडा। हाइस, खाल्ट। मैं कह सकता हूं काफे इस्ट हाइस, कोका कोला इस्ट काल्ट। फिर आइए वार्म, वार्म, और इसका ऑपोजिट होगा क्यूल। क्यूल, ये यू है, क्यूल। वार्म का मतलब नीम गर्म, क्योंकि हॉट नहीं है, ये सिर्फ वार्म है। और इसका ऑपोजिट है क्यूल यानी सर्द। फिर आइए बिलिश, बिलिश। आपको याद होगा कि आई जी अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो जर्मन ज़ुबान में अमूमन उसको शीन करके पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा? बिलिश। अगर आप बिलिक कहेंगे तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जर्मन लोग ज़्यादातर बिलिश कहेंगे। इस और इससे मिलता जुलता एक और लफ्ज़ है, वो है ग्यूनस्टिश। ग्यूनस्टिश, ग्यूनस्टिश भी और बिलिश भी दोनों का मतलब है सस्ता, चीप। और इसका ऑपोजिट होगा टॉया। टॉया यानी महंगा, एक्सपेंसिव। बिलिश, ग्यूनस्टिश या टॉया। ein Auto ist billig, ein Auto ist teuer। गाड़ी सस्ती है और गाड़ी महंगी है। Das ist günstig, ये सस्ता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। बिलिश यानी सस्ता, ग्यूनस्टिश यानी सस्ता, और इसका ऑपोजिट है टॉया। फिर देखिए स्नेल। स्नेल, स्नेल मीन्स फास्ट, तेज, और कभी कभी जल्दी के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। जल्दी आइए, कॉमन सी स्नेल,
कॉमन सी बिट है स्नेल, जल्दी से आई है। और जिस तरह फेरारी इज स्नेल, फेरारी गाड़ी बहुत तेज चलती है, तो ये स्नेल फास्ट के सेंस में। और लांगजाम, इसका ऑपोजिट होगा लांगजाम। लांगजाम का मतलब है आहिस्ता, स्लो। स्नेल तेज या जल्दी, और लांगजाम स्लो। फिर देखिए गुट, गुट, दस इज गुड, दिस इज गुड, यानी अच्छा। तो गुट, और इसका ऑपोजिट होगा श्लेष्ट, श्लेष्ट यानी बैड, बुरा। तो ये ऑपोजिट्स थे कुछ एडजेक्टिव्स के। अब इनको एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं शुरू से। हाइस, काल्ट, वार्म, kühl, billig, günstig, teuer, schnell, langsam, gut, schlecht। और मजीद इस किस्म के अल्फाज देखिए। राइश यानी रिच, अमीर। आर्म यानी गरीब, पुअर। राइश रिच एंड आर्म पुअर। क्लाइन, क्लाइन मतलब छोटा, स्मॉल। और ग्रोस, ग्रोस इज बिग, क्लाइन ग्रोस। schön, ए पे गौर फरमाइए, इट्स नॉट शॉन, वो भी एक लफ्ज है जर्मन में, लेकिन ये है schön। ओ उमलाउट को ए करके पढ़ना है आपने, schön। SCH तो आपको मालूम है वो हमेशा से श की साउंड देता है, तो schön यानी ब्यूटीफुल। और इसका ऑपोजिट होगा जी hässlich, hässlich यानी बदसूरत, अगली। जिसमें ए भी है और एस सेट भी है। फिर आइए आल्ट, आल्ट ओल्ड। और इसके ऑपोजिट दो हैं, एक है युंग यानी यंग, या फिर नॉय यानी नया। यानी ओल्ड एंड यंग भी होता है और ओल्ड एंड न्यू भी होता है, तो दोनों इस्तेमाल होते हैं। आल्ट मतलब der Mann ist alt, आदमी बूढ़ा है। या माइन कंप्यूटर इज आल्ट, मेरा कंप्यूटर पुराना है, तो इन दोनों सेंस में आपको आल्ट मिलेगा। या मेरी उम्र इतने साल है, तो इश बिन 20 Jahre alt, तो ओल्ड की सेंस में इस तरह। और इसका युंग मीन्स यंग यानी नौजवान, और नॉय यानी नया। फिर देखिए रिश्टिश, रिश्टिश, रिश्टिक कह लें या रिश्टिश कह लें, दोनों ठीक हैं। रिश्टिश मीन्स करेक्ट, राइट, दुरुस्त। और इसका ऑपोजिट होगा जी फाल्श, फाल्श यानी गलत, रॉन्ग। Das ist richtig, ये सही है। Das ist falsch, ये गलत है। तो आपने देखा एडजेक्टिव्स इस तरह के अल्फाज होते हैं, अभी हमने थोड़े से सीखे हैं। बताने की बात एक ये भी है कि एडजेक्टिव्स के साथ अमूमन, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, लेकिन कई दफ़ा ये दो अल्फाज का इस्तेमाल होता है। एक होता है ज़ेया, ज़ेया यानी वेरी, बहुत बहुत ज़्यादा। या फिर सू, सू, सू का मतलब है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। ज़ेया मतलब बहुत, और सू बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पे उमर इज ज़ेयर राइश, उमर बहुत अमीर है। उमर इज ज़ेयर राइश, इसका मतलब हो गया कि उमर बहुत अमीर है। और अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे मर्सिडीज इज सू टॉयर, मर्सिडीज इज सू टॉयर, यानी मर्सिडीज बहुत महंगी गाड़ी है। तो सू का मतलब होता है टू मच,
और देयर का मतलब है वेरी, इंग्लिश के मुताबिक। राइश, आर्म, क्लाइन, ग्रोस, schön, hässlich, alt, jung, neu, richtig, falsch। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए हम और एडजेक्टिव्स भी सीखते हैं। ये भी एडजेक्टिव्स हैं, इनको भी सीखते हैं। मेरे साथ आप बोलिएगा, मतलब मैं जब बोलूँगा तो आप स्टॉप करके इसको बोलेंगे तो आपको अच्छी तरह आ जाएगा। श्वेर, श्वेर, श्वेर मतलब हैवी, लाइट, यानी हल्का, लाइट वेट। अच्छा, श्वेर और लाइट के एक और मतलब भी हैं। श्वेर का मतलब डिफिकल्ट की सेंस में भी होता है। अगर मैं कहूँ छिनेजिश इस श्वेर, यानी चाइनीज जुबान मुश्किल है, तो मैं कहूँगा चिनेजिश इज श्वेर। ठीक है। और वजन की सेंस में भी कि एक चीज़ बहुत भारी है, दस इज श्वेर, दिस इज हैवी। और इसका ऑपोजिट होगा लाइट, लाइट वेट की सेंस में। या फिर अगर मैं कहूँ डॉइच इज लाइट, जर्मन जुबान आसान जुबान है, तो डॉइच इज लाइट, छिनेजिश इज श्वेर। तो श्वेर और लाइट एडजेक्टिव्स हैं। फिर आइए होख एंड नीड्रिश। होख यानी ऊंचा, नीड्रिश यानी नीचा, लो। होख ऊंचा एंड नीड्रिश नीचा। ज़्यूस, ज़्यूस मीठा, मिठाई इज ज़्यूस, चीनी इज ज़्यूस। ठीक है। तो मीठा ज़्यूस, यू पे गौर फरमाइए। और इसका ऑपोजिट होगा जनाब जावर। जावर हो गया जिस तरह खट्टा, सौर। और एक और भी मिलता जुलता इससे है बिटर, बिटर, बिटर फिर कड़वा की सेंस में। तो ज़्यूस के दो ऑपोजिट्स हैं, ज़्यूस मतलब मीठा और जावर और बिटर यानी खट्टा और कड़वा। इनके अल्फाज बोलने कैसे हैं, इनके मतलब क्या हैं, ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। फिर आइए क्रांक, मैं बीमार हूँ, इश बिन क्रांक। क्रांक मतलब इल, बीमार। और इसका ऑपोजिट होगा गेजुंड, गेजुंड यानी सेहतमंद, हेल्दी। फिर आइए डिक, मोटा, फैट। एयर इज डिक, वो मोटा है, एयर इज डिक। और इसके ऑपोजिट भी दो होते हैं। एक होता है ड्यून, ड्यून, ड्यून जिस तरह पतला, थिन की सेंस में भी ले लें। और एक होता है श्लैंक, श्लैंक का मतलब स्लिम। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, ये डिक का ऑपोजिट ही हैं। डिक मतलब फैट और ड्यून मतलब पतला, और श्लैंक पतला दुबला। ड्यून इज समथिंग लाइक थिन और श्लैंक इज समथिंग लाइक स्लिम। तो इनके मतलब भी आप याद कर लीजिए। सो लेट अस कीप अप द गुड वर्क। ये भी सीखिए। देखिए तमाम कलर जो होते हैं ना, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। सफ़ेद, लाल, नीला, पीला, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ की खूबी या खसूसियत बयान करते हैं ना, इस वजह से। तो चलिए कलर्स को भी सीखते हैं। वाइस, वाइस मतलब सफ़ेद। श्वार्ट्स, श्वार्ट्स ब्लैक। ब्लाउ, ब्लू। ग्रीन, ग्रीन is green. Brown, brown is brown, brown color, भूरा रंग कह लीजिए आप। गोट, गोट is red यानी लाल। लीला, इसको इंग्लिश में लाइलैक कहते हैं,
या पर्पल समझ लीजिए आप। तो ये जामनी रंग, लीला। गेल्ब यानी येलो, येलो कलर, गेल्ब। रोजा, रोजा इज पिंक, गुलाबी रंग। ट्यूर्कीस, ट्यूर्कीस इज टर्कोइज कलर, फिरोजी रंग समझ लीजिए। तो रंग जितने भी होते हैं, मैंने चंद लिखे हैं, रंग जितने भी होते हैं ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इनको भी याद कीजिए। तो चलिए एक दफ़ा दोबारा इन अल्फाज को बोल लेते हैं। वाइस, श्वार्ट्स, ब्लाउ, ग्रीन, ब्राउन, रोट, लीला, गेल्ब, रोजा, ट्यूर्किस। कलर्स के साथ हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो कि खुद भी एडजेक्टिव हैं। और वो कौन से हैं? एक है डुंकल, डुंकल यानी डार्क, और हेल यानी लाइट, हल्का। गहरा जो है वो डुंकल है और हल्का जो है वो हेल। मिसाल के तौर पे डार्क ब्लू, डुंकल ब्लाउ। और आसमान जो होता है वो हेल ब्लाउ होता है, लाइट ब्लू। तो कलर्स के साथ कभी कभी इस्तेमाल होंगे डुंकल या हेल। तो चलिए मज़ीद आगे चलते हैं। एडजेक्टिव्स बहुत सारी किस्मों के हैं, तो हम मुख्तलिफ किस्म के एडजेक्टिव सीख रहे हैं। जो फैमिली रिलेशनशिप्स होती हैं या फैमिली स्टेटस होता है वो भी जनाब एडजेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पे लेडिश, लेडिश, लेडिक कह लें या लेडिश कह लें, दोनों ठीक है। लेडिश सिंगल, अनमैरिड, गैर शादीशुदा, इसको लेडिश कहते हैं। उमर इस्ट लेडिश, उमर सिंगल है, अनमैरिड है, उमर इस्ट लेडिश। फिर फरलोप्ड, फरलोप्ड, फरलोप मीन्स इंगेज्ड। यास्मीन इस्ट फरलोप्ड, यास्मीन की मंगनी हो गई है, यास्मीन इस्ट फरलोप्ड। फिर जब शादी हो जाए तो आप कहेंगे एयर या जी इस्ट फेरहाइराटेट, फेरहाइराटेट, फेरहाइराटेट। ये एक वर्ब है जर्मन में, हाइराटन यानी शादी करना, तो उससे निकला है ये एडजेक्टिव फेरहाइराटेट। फेरहाइराटेट का मतलब है शादीशुदा। मिसाल के तौर पे यास्मीन इस्ट फेरहाइराटेट। फिर गेट्रेंट, गेट्रेंट ये भी फैमिली स्टेटस है अनफॉर्चुनेटली। अगर सेपरेशन हो गई है एक जो मियाँ बीवी में तो वो कहलाएंगे गेट्रेंट। ये आया है जी वर्ब ट्रेनन से। ट्रेनन एक वर्ब है, इसका मतलब है टू डिवाइड, ठीक है जी। ट्रेनन सेपरेट करना, डिवाइड करना। तो ये गेट्रेंट उससे निकला है। गेट्रेंट का मतलब सेपरेट। दे आर सेपरेटेड, जी सेंट गेट्रेंट, इस तरह से। फिर अगर बादल नख्वास्ता डाइवोर्स हो गई है तो ये कहलाएगा जी geschieden, geschieden, they are divorced, sie sind geschieden। तो ये शाइडन से बेसिकली निकला है, तो वो तलाक याफ्ता हैं, sie sind geschieden। तो ये भी एक एडजेक्टिव्स की किस्म है जनाब। फिर आप गौर कीजिए कि हम मुल्कों के नामों से भी एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। पाकिस्तान, जब पाकिस्तान एक मुल्क है और उससे बनेगा पाकिस्तानिश, पाकिस्तानिश यानी पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या हैं? पाकिस्तानिश। हम पाकिस्तानी भी कह देते हैं मगर जर्मन्स कहेंगे पाकिस्तानिश। डॉइचलैंड यानी जर्मनी,
और इसके जो एडजेक्टिव है वो है डॉइच। डॉइच यानी जर्मन चीज़ें हैं, जर्मन लोग, वो क्या हैं? डॉइच। TSCH च की तरह साउंड करता है, लेकिन आप देखेंगे कि नॉर्मली मुल्कों से जो एडजेक्टिव बनते हैं उनके आखिर में SCH यानी श की साउंड होती है। पाकिस्तान से पाकिस्तानिश और डॉइचलैंड से डॉइच। इंडियन से बनेगा इंडिश। इंडिश यानी हिंदुस्तानी। अमेरिका, अमेरिकानिश यानी अमरीकी, अमरीकन। तो रूसलैंड, रशिया। रूसलैंड इज रशिया। रशिया के क्या एडजेक्टिव बनेगा? रूसिश। रशियन लोग, रशियन चीजें, रूसिश यानी रूसी। फ्रांस को कहते हैं जी फ्रैंकराइश। फ्रैंकराइश। और फ्रैंकराइश से एडजेक्टिव बनेगा फ्रांसीसिश। फ्रांसीसिश यानी फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। तो आपने देखा मुल्कों से इस तरह से एडजेक्टिव बनते हैं। इसी पैटर्न पे तुर्काई यानी तुर्की, तुर्की से बनेगा तुर्किश। ठीक है जी। चीना, चीना से बनेगा चीनेजिश। ब्राजीलियन, ब्राजीलियानिश, ब्राजील यानी के। स्वीडन यानी स्वीडन से बनेगा स्वेडिश। तो इस पैटर्न पे ना ये आप देखिएगा बनते हैं मुल्कों से एडजेक्टिव्स। इसमें एक छोटी सी बात ये बताने की है कि अगर आप जो मुल्कों से एडजेक्टिव्स बनते हैं इनका अगर पहला हर्फ कैपिटल में लिख दें, यानी कि इनको नाउन बना दें, नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें, तो वो हमेशा नहीं लेकिन अमूमन वो वहाँ की लैंग्वेज होती है। फिर इश लैरने डॉइच, इश लैरने डॉइच में देखो डी कैपिटल होगा, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। इंडिश, ये हिंदी जुबान को इंडिश भी कहेंगे बहुत लोग। रूसिश, एयर लैंड रूसिश, इसमें आर कैपिटल होगा और इसका मतलब होगा वो रशियन सीख रहा है। मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। इश लैरने फ्रांसीसिश। तो फ्रांसीसिश लैंग्वेज के तौर पर जब आप कहेंगे तो उसका एफ कैपिटल होगा। तो जरा ज़हन में रखिएगा कि मुल्कों से एडजेक्टिव्स इस तरह बनते हैं और ये अमूमन वहाँ की ज़ुबान भी कंसिडर की जाती है। इसके अलावा और भी कुछ किस्म के एडजेक्टिव्स की किस्में हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, मगर वो हम अलहदा लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो मिसाल के तौर पे एडजेक्टिव्स ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं, जिस तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी आपके एडजेक्टिव्स ही होते हैं। और फिर जो वर्ब का परफेक्ट फॉर्म होता है उससे भी एडजेक्टिव बनते हैं। तो लेकिन उसके लिए हम अलहदा एक लेक्चर में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल आपके लिए ये जो बेसिक वोकेबलरी है एडजेक्टिव्स की A1 लेवल के लिए या बेसिक जर्मन के लिए, वो आप अच्छी तरह याद कर लीजिए और फिर आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, danke schön, bis bald।